एनी हाउ EMI सोच के आया हूँ, EMI स्टार्ट करूँगा, EMI स्टार्ट करेंगे आज, कुछ भी हो जाए आज अभी इसी वक्त। हिस्टेरेसिस पढ़ा दिया था, ये एक कर्व होता है, कोई भी एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, कोई भी एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर मैं लेता हूँ उसमें अगर B और H कर्व बनाता हूँ तो कैसे बनता है, ऐसे बनता है, या फिर I और H या I और B, H और B एक ही बात, B नॉट एक ही बात है, I और B एक ही बात है, ठीक है। तो अगर उसका कर्व बनाता हूँ तो ऐसे बनता है, बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पहले ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है। नहीं समझ में आया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको याद क्या करना है, ये याद करना है। हिस्टेरेसिस क्या होता है, द लैगिंग ऑफ किसकी, मैग्नेटिक इंडक्शन बिहाइंड द मैग्नेटाइजिंग फील्ड, ये याद रखना है। रिटेंटिविटी क्या होती थी, OB इज द रिटेंटिविटी एंड OC इज द कोर्सिविटी। तो आपको ये पता होना चाहिए डेफिनेशन, रिटेंटिविटी क्या होता है, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म जो उसमें बच गया सब्सटेंस के अंदर, जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हमने जीरो कर दिया है, दैट इज नोन एज रिटेंटिविटी। कोर्सिविटी क्या होता था, कितनी उल्टी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाएं जिससे कि उसका मैग्नेटिज्म क्या है, जीरो हो जाए। तो ये आपको डेफिनेशन याद करनी है। व्हाट इज कोर्सिविटी, पढ़ो, इट इज द रिक्वायर्ड in the reverse direction applied on a ferromagnetic substance to remove its magnetism। समझ आ रही है बात, what is retentivity क्या होती है, हाँ भाई धानी, what is retentivity, ठीक है। चलो, रिटेंटिविटी का दूसरा नाम भी बताया था, क्या बताया था, 3 नाम बताए थे, 3 नाम बताए थे, ये लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए हैं, रेजिडुअल मैग्नेटिज्म एंड रेमिनेंस एंड रिटेंटिविटी, ठीक है। 3 नाम है इसके, 3 नाम है इसके, ठीक है भाई। चलो अब बात करते हैं हिस्टेरेसिस लूप की। ये जो लूप बना है, ये जो ग्राफ बना है, दैट इज नोन एज द हिस्टेरेसिस loop. It is a graph between the magnetic induction and the magnetic intensity for a ferromagnetic substance. ferromagnetic के लिए ऐसा ग्राफ आता है, ठीक है, अरे ठीक, सिंपल है। चलो, हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है, डेफिनेशन चेंज कर दिया है, तुम्हारे कुछ समझ आ नहीं रहा था, कल की क्लास में देख चुका हूँ मैं, तो मैं तुमसे मोटा मोटी चीज़ बता रहा हूँ आपको जो काम की है, ठीक। हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है, जब मैं ये रहा, जब मैं सब्सटेंस को मैग्नेटाइज कर रहा हूँ और डीमैग्नेटाइज कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक गया तो मैग्नेटाइज हो गया, फिर यहाँ से आ रहा डीमैग्नेटाइज हो गया, फिर यहाँ गया उल्टी डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो गया, फिर डीमैग्नेटाइज हो गया, फिर यहाँ पर आके इसका मैग्नेटिज्म जीरो हो गया, फिर दोबारा, मतलब ये पूरी एक साइकिल चल रही है, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज, मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज की साइकिल चल रही है। तो अगर मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज करता हूँ मटेरियल को तो एनर्जी लॉस होती है, उस एनर्जी लॉस को बोलते हैं हिस्टेरेसिस लॉस। पढ़ेंगे निखिल एक बार, द एनर्जी लॉस ड्यूरिंग अ रिपीटेडली ये क्या लिखा है, repeatedly magnetization and demagnetization of a ferromagnetic substance is known as the hysteresis loss. Got it? क्या होता है hysteresis loss? The energy loss during कब repeatedly magnetization and demagnetization is known as the किसका, फेरोमैग्नेटिक का। ध्यान रखना, हिस्टेरेसिस लॉस, हिस्टेरेसिस लूप, हिस्टेरेसिस ये किसके लिए होता है, सिर्फ और सिर्फ फेरोमैग्नेटिज्म के लिए। पैरामैग्नेटिज्म, कोई पैरामैग्नेटिक मटेरियल, डायमैग्नेटिक मटेरियल, कोई भी हिस्टेरेसिस फिनोमिना शो नहीं करते, ठीक है। तो व्हाट इज हिस्टेरेसिस लॉस, व्हाट इज हिस्टेरेसिस लॉस, हाँ, रिपीटेड मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ अ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस नोन एज द हिस्टेरेसिस लॉस। तो जो लूप आया है हिस्टेरेसिस लूप, इस ग्राफ का एरिया क्या देगा, एरिया क्या देगा, इस ग्राफ का एरिया क्या देगा, एनर्जी लॉस। इस ग्राफ का एरिया क्या देगा, एनर्जी लॉस पर यूनिट साइकिल, पर यूनिट वॉल्यूम। याद करना है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है इसमें, द एरिया ऑफ BH लूप गिव्स यू एनर्जी लॉस पर साइकिल पर यूनिट वॉल्यूम। वेयर एज जो IH, अच्छा IH का क्या देगा, अगर एरिया, अगर IH कर्व गिवन है आपको, कौन सा कर्व गिवन है,
आई एच कर गिवन है, आई एच, ये भी ऐसे ही आएगा। अरे क्या बना रहा हूँ, बन ही नहीं रहा है। सेम ही आएगा दोनों, बस मोटा पतला होगा थोड़ा सा। कौन सा कम होगा, डिपेंड करता है उसकी परमेबिलिटी पे। ये आई एच कर्व का एरिया अगर x है तो बी एच का कर्व कैसे निकाल सकते हो, म्यू नॉट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी एच कर्व का एरिया आ जाएगा। ठीक है, अरे आई एच कर्व का एरिया में म्यू नॉट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी एच कर्व का एरिया आ जाएगा। क्यों आ जाएगा एरिया, समझा नहीं रहा हूँ क्योंकि तुम्हें समझ नहीं आती, याद कर लो। ठीक है, अगर आई एच कर्व के एरिया में म्यू नॉट का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो कौन सा एरिया आ जाएगा, बी एच कर्व का एरिया आ जाएगा। ठीक है, और बी एच कर्व का एरिया क्या देता है, एनर्जी लॉस पर यूनिट साइकिल पर यूनिट वॉल्यूम। इसका नहीं देता, इसका देता है बी एच कर्व। गॉट इट, अरे गॉट इट, सिंपल है, कोई दिक्कत, खत्म। अच्छा, अब ये कंपैरिजन किया गया है दो सब्सटेंस, कौन कौन सा है, एक सॉफ्ट आयरन है, दूसरा स्टील है। सॉफ्ट आयरन इज ऑल्सो अ फेरोमैग्नेटिक एंड स्टील इज ऑल्सो अ फेरोमैग्नेटिक। तो दोनों का मैंने क्या बनाया, हिस्टैरिसीस लूप बनाया, बी एच कर्व बनाया। इसका ऐसा आ रहा है पतला सा, और इसका कैसा आ रहा है, थोड़ा सा मोटा आ रहा है स्टील का। ठीक है, तो ग्राफ से देख के बता सकते हो कि किसकी रिटेंटिविटी ज़्यादा है। हाँ, किसकी ज़्यादा है, स्टील। किसकी ज़्यादा है, पता ही नहीं, सॉफ्ट आयरन। क्या होती है रिटेंटिविटी ग्राफ में क्या होती है रिटेंटिविटी, ओ से बी तक, ओ से सी इज नोन एज कोर्सिविटी, ओ से बी इज द रिटेंटिविटी। तो दिस इज द रिटेंटिविटी ऑफ द स्टील एंड दिस इज द रिटेंटिविटी ऑफ द सॉफ्ट आयरन। तो सॉफ्ट आयरन की रिटेंटिविटी हाई है, यह लिखा हुआ है शायद, अरे रिटेंटिविटी नीचे, ठीक है, रिटेंटिविटी हाई है। व्हाट अबाउट कोर्सिविटी, अरे यार कोर्सिविटी किसकी ज़्यादा है, स्टील का। अगर आप देखो ओ से सी तक हो जाए कोर्सिविटी, तो ओ सी किसका ज़्यादा है, ये तो हो गया स्टील का, और ये किसका है, आयरन का। तो बेटा स्टील की ज़्यादा है, स्टील की ज़्यादा। तो बेसिकली आपको याद करना है परमेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है, आयरन की। परमेबिलिटी आयरन की ज़्यादा, ससेप्टेबिलिटी आयरन की ज़्यादा, रिटेंटिविटी आयरन की ज़्यादा। ठीक है, कोर्सिविटी की और हिस्टैरिसीस लॉसेस किसका ज़्यादा, स्टील का। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें किसकी ज़्यादा, आयरन की। ये दो चीज़ें किसकी ज़्यादा, स्टील की। स्टील की क्या क्या ज़्यादा होती है, कोर्सिविटी एंड हिस्टैरिसीस लॉसेस। और परमेबिलिटी, रिटेंटिविटी एंड ससेप्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है, सॉफ्ट आयरन की। आपको ये याद करना है। ठीक है, तो कोर्सिविटी किसकी ज़्यादा, स्टील की, और परमेबिलिटी आयरन की। वेरी गुड, ये टेबल आपको याद करनी है। ठीक है, ये क्यों है, ये इसका रीज़न लिखा हुआ है। रीज़न में मैं जा नहीं रहा हूँ, बिकॉज तुम हो थोड़े से कहता तूने मन की बात दी है वैसे मैं एक्सप्लेनेशन में नहीं आ रहा हूँ, याद कर लेना। ठीक है, पर अब कुछ मटेरियल होते हैं, ये ख़त्म हो गया बस यहाँ तक, बस ये ख़त्म। ठीक है, चैप्टर ख़त्म। कुछ मटेरियल होते हैं, अच्छा परमानेंट मैग्नेट बनानी है मेरे को, क्या बनानी है, परमानेंट मैग्नेट। तो कौन से मटेरियल की बनानी चाहिए, सॉफ्ट आयरन की बनानी चाहिए, स्टील की बनानी चाहिए, किसकी बनानी चाहिए, कौन से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की बनानी चाहिए, उस मटेरियल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, वो बात करी गई है। ठीक है, अरे ठीक है। अच्छा, मैग्नेट कैसे बनाते हैं, मैग्नेट कैसे बनाते हैं भाई निखिल, कैसे बनाते हैं मैग्नेट। एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को लेते हैं, हाँ, एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को लेते हैं और एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, वो सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो जाता है और इस सब्सटेंस को बाहर निकाल लेते हैं और उसके अंदर मैग्नेटिज्म बच जाता है और वो मैग्नेट बन जाती है। ठीक है, उसके डाइपोल्स अलाइन हो जाते हैं और उसको बाहर निकाल लेंगे तो वो अलाइन ही रह जाते हैं। अरे ठीक है,
अरे ठीक है, इसके अंदर जो मैग्नेटिज्म बच जाता है दैट इज नोन एज दी रिटेंटिविटी, दैट इज नोन एज दी रिटेंटिविटी। ध्यान लगा ले इधर, ठीक है, ठीक है, कुछ समझ आया? कैसे बनाते हैं मैग्नेट? एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस लेते हैं, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, उसके डोमेन्स अलाइन हो जाते हैं, वो सब्सटेंस मैग्नेटाइज हो जाता है, फिर उसको बाहर निकाल लेते हैं तो फिर भी वो सब्सटेंस मैग्नेटाइज ही रह जाता है, ठीक है, और बन गई हमारी मैग्नेट। जो इसके अंदर मैग्नेटिज्म रह जाता है उसे क्या बोलते हैं? रिटेंटिविटी, रिटेंटिविटी, ठीक है। तो अगर अच्छी मैग्नेट चाहिए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट चाहिए, जो रिटेंटिविटी इसके अंदर जो मैग्नेटिज्म रह गया है वो ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? एक अगर आपको स्ट्रॉन्ग मैग्नेट चाहिए, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट चाहिए आपको, तो इसके अंदर जो मैग्नेटिज्म रह गया बाहर निकालने के बाद वो ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए ना, तभी तो अच्छी मैग्नेट होगी। तो रिटेंटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए ना। तो किसी सब्सटेंस की रिटेंटिविटी ज़्यादा है तो दैट विल बी गुड फॉर मेकिंग अ परमानेंट मैग्नेट्स। गॉट इट, गॉट इट। तो मटेरियल लिखा हुआ है परमानेंट मैग्नेट्स बनाने के लिए मटेरियल के पास सबसे पहले हाई रिटेंटिविटी होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, उसके अंदर मैग्नेटिज्म अच्छा खासा रह जाएगा और वो कैसी बनेगी? एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगी। दूसरे, व्हाट अबाउट कोर्सिविटी? व्हाट अबाउट कोर्सिविटी? क्यों? कोर्सिविटी होता क्या है? कोर्सिविटी होता क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोर्सिविटी? हाँ हाँ, बताओ बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोर्सिविटी? हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। सपोज दिस इज अ बार मैग्नेट, सपोज दिस इज अ बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट बन गई, इसकी कोर्सिविटी क्या है? बहुत कम है। कोर्सिविटी कम है, इसका मतलब क्या है? जल्दी डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। अरे अगर कम मैग्नेटिक फील्ड चाहिए ना, कोर्सिविटी का मतलब क्या है? इसको इसका मैग्नेटिज्म खत्म करने के लिए कम मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, यही तो मतलब है कोर्सिविटी का। अरे है कि नहीं? तो एक मैग्नेट बनाई जिसकी कोर्सिविटी कैसी है? कम है। ये दूसरी मैग्नेट के पास आ गई, कहीं से दूसरी मैग्नेटिक फील्ड, ये दूसरी मैग्नेट है, यहाँ पास आ गई, तो इसको जो कम मैग्नेटिक फील्ड भी मिल गई तो कैसा हो जाएगा? ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। नहीं आई बात समझ? नहीं आई, दोबारा बताता हूँ, दोबारा बताता हूँ। कोर्सिविटी क्या होता है? कोर्सिविटी क्या होता है? व्हाट इज कोर्सिविटी? कोर्सिविटी क्या होता है निखिल? हाँ हाँ, डेफिनेशन, डेफिनेशन। कोर्सिविटी क्या होता है? सब्सटेंस मेरा मैग्नेटाइज हो चुका है, बाहर निकाल लिया, मैग्नेटाइज हो चुका है, अगर इसको मैं उल्टी मैग्नेटिक फील्ड मिल गई, उल्टी मैग्नेटिक फील्ड मिल गई तो ये कैसा हो जाएगा? डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, ठीक है। अगर कोर्सिविटी ज़्यादा तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, कोर्सिविटी कम तो कम मैग्नेटिक फील्ड चाहिए इसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए। अरे है कि नहीं? ठीक है, अरे ठीक है। तो मेरी मैग्नेट रखी है एक, उसकी कोर्सिविटी ज़्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? अगर उसकी कोर्सिविटी ज़्यादा होगी तो उसको वो आसानी से डीमैग्नेटाइज नहीं होगी, कहीं भी दूसरी मैग्नेटिक फील्ड उसके इंटरफेयर कर गई तो। गेटिंग? कोर्सिविटी उसकी ज़्यादा होनी चाहिए। कोर्सिविटी अगर ज़्यादा होगी तो इसका मतलब ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए। यही तो अच्छी बात है ना, हमारी मैग्नेट है वो आसानी से किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में आ गई तो आसानी से डीमैग्नेटाइज नहीं होगी, उसको बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उसको डीमैग्नेटाइज करने के लिए। अब आई बात समझ? आई बात समझ? अरे आई बात समझ? क्लियर है? तो रिटेंटिविटी कैसी होनी चाहिए? हाई। कोर्सिविटी भी कैसी होनी चाहिए? हाई। क्यों हाई होनी चाहिए? क्योंकि सब्सटेंस विल नॉट डीमैग्नेटाइज बाय द अदर मैग्नेटिक फील्ड इजीली। अगर कोर्सिविटी कम होगी तो कम मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उल्टी डायरेक्शन में डीमैग्नेटाइज करने के लिए। अगर छोटी मोटी मैग्नेटिक फील्ड मिल गई उसको तो भी वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। यदि कोर्सिविटी कम होगी तो मैग्नेट नहीं बचेगी। गॉट इट? गॉट इट? तो कोर्सिविटी भी आई, रिटेंटिविटी भी आई। हिस्टेरेसिस लॉसेस, हिस्टेरेसिस लॉस क्या होता है? इन अ रिपीटेड
मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन में जो एनर्जी लॉस होती है दैट इज नोन एज दी हिस्टेरेसिस लॉस। अब यहाँ पर हम कंटिन्यूस मैग्नेटाइजेशन डीमैग्नेटाइज नहीं कर रहे हैं, एक बार मटेरियल को मैग्नेटाइज कर लिया, बाहर निकाल लिया, एक बार ही तो किया है, तो हिस्टेरेसिस लॉसेस कम है या ज़्यादा उससे फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, अरे बात समझ। तो हिस्टेरेसिस लॉसेस इमटेरियल बिकॉज मटेरियल डज नॉट गो साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन। गॉट इट। तो कौन सा मटेरियल बढ़िया है, कौन सा मटेरियल बढ़िया है, सॉफ्ट आयरन बढ़िया है या स्टील बढ़िया? मटेरियल की कैसी होनी चाहिए? हाई रिटेंटिविटी होनी चाहिए, हाई कोर्सिविटी होनी चाहिए। कौन सा बढ़िया? रिटेंटिविटी किसकी ज़्यादा है? रिटेंटिविटी इसकी ज़्यादा है। कोर्सिविटी किसकी ज़्यादा है? स्टील की ज़्यादा है। सॉफ्ट आयरन बनाओगे तो बहुत बेहतरीन मैग्नेट बनेगी। क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नेटाइजेशन अच्छा होगा, क्योंकि इसकी रिटेंटिविटी ज़्यादा है। बट सॉफ्ट आयरन के साथ इशू ये है कि इसकी कोर्सिविटी बहुत कम है। ये कहीं भी इसको छोटी मोटी मैग्नेटिक फील्ड मिल गई उल्टी डायरेक्शन में तो ये डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं भाई, हालांकि हमारी थोड़ी सी वीक मैग्नेट बन जाए, थोड़ी सी वीक मैग्नेट बन जाए लेकिन डीमैग्नेटाइज ना हो, तो हम स्टील प्रेफर करते हैं रादर देन सॉफ्ट आयरन। गॉट इट? समझ गए? अरे समझ गए? तो स्टील इज प्रेफर्ड ओवर आयरन फॉर द परमानेंट मैग्नेट्स। व्हाई? ड्यू टू दी हाई कोर्सिविटी। ठीक है, एक बार को हमारी वीक मैग्नेट बन जाए लेकिन डीमैग्नेटाइज नहीं होनी चाहिए। गॉट इट? चलो अब बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स या टेम्परेरी मैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स क्या होती है? व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स? हाँ, सही है। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाई भी थी मैंने क्लास में। क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट? टेम्परेरी मैग्नेट होती है, बहुत बढ़िया। जब तक करंट फ्लो करेगा तो उसमें मैग्नेटिज्म रहेगा। अरे बनाई थी ना YouTube पे वीडियो पड़ी है, देख सकते हो आप। तू एब्सेंट थी। ठीक है, करते क्या है हम, ऐसे कुछ किया था मैंने, एक नेल लिया था। अरे ऐसे कुछ किया था भाई, याद है? अरे याद है, एक सोलेनॉइड लिया था, उसके अंदर एक लोहे का पीस डाला था, याद है? जैसी करंट चालू किया था तो ये लोहे का पीस कैसे बन जाता है? मैग्नेट बन जाता है। जैसी करंट को ऑफ कर देता हूँ तो ये कैसा बन जाता है? एक नॉर्मल आयरन का पीस बन जाता है। इसका मैग्नेटाइजेशन खत्म हो जाता है। याद है? याद है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट के लिए बनाने के लिए मटेरियल कैसा होना चाहिए? इलेक्ट्रोमैग्नेट की क्या चीज़ है भाई? क्या चीज़ है? मतलब करंट जाए तो मैग्नेटिक फील्ड, मतलब करंट जाए तो मैग्नेट बन जाए, और करंट ना हो तो मैग्नेट ना बने। ठीक है, मतलब इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन नहीं रहना चाहिए। अरे रिटेंटिविटी इसकी कम से कम होनी चाहिए। करंट अगर जीरो हो गया तब भी इसके अंदर मैग्नेटाइजेशन रह गया तो ये मैग्नेट बना हुआ रह जाएगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट काय बात की, चुपका ही रहेगा ये। सही बात है। अरे सही बात है। क्लियर हो रहा है कि नहीं? अरे क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? समझ आ रही है? नहीं आ रही? यहाँ पर एक पड़ी है एक गाड़ी, ये दिस इज दी, ये स्क्रैप है, स्क्रैप गाड़ी है। इसको उठा के जंक यार्ड में डालना है तो वी यूज दी इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये एक क्रेन सी होती है, यहाँ पर एक क्रेन सी होती है। ये आदमी एक कैबिन में बैठा, ये दिस इज अ कैबिन। बता देता हूँ यार, कुछ गरीब है, शक्ल देखो इनकी। ऑगी में देखा है? तो ये क्या होता है, ये नीचे आती है, ये करंट चालू कर देता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है, ये इसको चिपका लेती है। फिर ये क्या करता है, ये इधर लेकर आता है, ये चिपक के इधर आ जाती है गाड़ी। फिर करंट ऑफ कर देता है तो ये नॉर्मल बन जाती है, इसको छोड़ देती है तो ये नीचे गिर जाती है गाड़ी। ठीक है, अगर इसकी रिटेंटिविटी हाई होती, इस मटेरियल की रिटेंटिविटी हाई होती तो
तो करंट बंद करने के बाद, मैग्नेटिक फील्ड हटाने के बावजूद भी ये कैसी रहती, इसके अंदर मैग्नेटिज्म रह जाता और ये रिटेंटिविटी रह जाती, मैग्नेटिज्म रह जाता, तो ये छोड़ती नहीं, चिपकाए रखती। गॉट इट? तो इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की रिटेंटिविटी कैसी होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। परमेबिलिटी कैसी होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। वाई? क्यों हाई होनी चाहिए परमेबिलिटी? क्योंकि अगर परमेबिलिटी हाई होगी तो जब करंट ऑन हो जाएगा ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से ज़्यादा जाएंगी और ये अच्छा मैग्नेटाइज हो पाएगा जब इसमें करंट चालू है। तो परमेबिलिटी इसकी हाई होनी चाहिए, रिटेंटिविटी इसकी लो होनी चाहिए। तो इस सबसे बेस्ट मटेरियल कौन सा है? सॉफ्ट आयरन। परमानेंट मैग्नेट के लिए बेस्ट मटेरियल कौन सा था? स्टील। क्या क्या होना चाहिए परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए? व्हाट आर दी प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड? हाई रिटेंटिविटी, हाई कोर्सिविटी। व्हाई यू नीड हाई रिटेंटिविटी? व्हाई यू नीड हाई रिटेंटिविटी? जिससे कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बने। व्हाई यू नीड हाई कोर्सिविटी? निखिल, तू निखिल जल्दी नहीं हो डीमैग्नेटाइज ड्यू टू दी एक्सटर्नल या अदर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और क्या था? हिस्टेरेसिस लॉस इमटेरियल है, हिस्टेरेसिस लॉस से फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मटेरियल डज नॉट गो अंडर द साइक्लिक मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन। गॉट इट? व्हाट अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेट्स? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के लिए मटेरियल कैसा होना चाहिए? रिटेंटिविटी इसकी कम होनी चाहिए क्योंकि रेजिडुअल मैग्नेटिज्म कम होना चाहिए। ठीक है, करंट ऑफ करने पर ये मैग्नेट नहीं बनना चाहिए, तो रिटेंटिविटी एज लो एज पॉसिबल। गॉट इट? दूसरा परमेबिलिटी आई एंड सॉफ्ट आयरन इज द बेस्ट प्रिफर्ड मटेरियल फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। गॉट इट? एक चीज़ आती है जैसे ना ट्रांसफॉर्मर, अब तो तुम्हारे सिलेबस से हट गया है, बट जब मैं पढ़ता था तो ट्रांसफॉर्मर था। तो ऐसा कुछ होता है, मतलब दिस इज द कोर, ये मेटल होता है। देख ले इधर पर्दे फाड़ रही है, इधर देख ले, तो इधर देखो, इधर देखो बेटा, इधर देखो। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर ऐसा कुछ दिखता है, मतलब ये ऐसा कुछ एक चौकोर सा, हाँ ये चौकोर सा होता है। ये चौकोर एक 3 डायमेंशन फिगर बनाने की कोशिश करी है। ये ऐसे चौकोर सी एक कोर होती है, उसके ऊपर क्या करते हैं भाई? कॉपर इंसुलेटेड वायर यहाँ लपेट दिया, दैट इज नोन एज द प्राइमरी वाइंडिंग एंड दैट इज नोन एज द सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है, इसका मतलब है ऑल्टरनेटिंग करंट, एसी। अरे पढ़ेंगे, अगला चैप्टर है ऑल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, इसका मतलब कैसा करंट प्रोवाइड किया मैंने? ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? एसी करंट क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी? बैटरी के अंदर डीसी होता है, वो तो पावरफुल नहीं होता। बैटरी, यू आर सेइंग द डीसी इज मोर पावरफुल, मोर हार्मफुल, मोर डेंजरस, लेकिन आई हैव अ 12 वोल्ट या 9 वोल्ट बैटरी, that is not power, it is not so dangerous, it is also DC. I can touch my tongue on the terminals of the battery, nothing will happen, nothing will happen. Nothing will happen, you all know that. A minor sensation was there, sansanat, thardharat. This is a magnet, there's a battery, there's a DC battery provides a DC current, कुछ नहीं होता इससे, कुछ डेंजरस नहीं है। हाथ, अरे हाथ अब प्लग में डाल दो हाथ तो करंट लग जाएगा ना अच्छा खासा। अभी हाथ लगा रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा। बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल्टरनेटिंग करंट एंड द डायरेक्ट करंट, DC एंड AC? इन्वर्टर का करंट छोड़ता नहीं है, एक बार पकड़ ले दूर है इन्वर्टर से, बोल दे मम्मी पापा। क्या है डिफरेंस? नहीं पता क्या चलता है? रुक रुक के, हाँ तुम क्या देखो, ये ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है मैं तुम्हें बताता हूँ।
दिस इज द डीसी, डीसी बना रहा हूँ पहले डीसी, तो करंट कैसे जाएगा, ऐसे करके ऐसे फ्लो करता रहेगा, ठीक है, कोई दिक्कत। अब नाउ इफ इट इज एन ऑल्टरनेटिंग करंट, इफ इट इज एन ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट की खास बात है ये ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा, और फिर ऐसे जाएगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे जाता रहेगा। और 1 सेकेंड में 50 साइकिल होती है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी जाता है। When you अभी पढ़ेंगे ग्राफ बनता है, ऐसे बनता है ग्राफ, पढ़ेंगे आगे, टेंशन मत लो। ऑल्टरनेटिंग करंट कैसे जाता है, उसकी साइकिल होती रहती है भाई, नाम ही ऑल्टरनेटिंग है, और नाम से समझ नहीं आ रहा, ऑल्टरनेटिंग, ऑल्टरनेट हो रही है डायरेक्शन, पहले इधर फिर इधर, डायरेक्शन चेंज होती रहती है उसकी, ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट की एक खास बात है, कम डेंजरस इस वजह से होता है क्योंकि अगर बाई चांस आप चिपक गए तो जब डायरेक्शन चेंज होती है तो देयर आर सर्टेन चांसेस कि आप बीच में से छूट सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन चेंज करेगी, डायरेक्शन चेंज करेगी अपनी, डायरेक्शन चेंज करेगा अपनी, तो देयर आर सर्टेन चांसेस कि आप छूट सकते हैं। लेकिन इन्वर्टर के अंदर होता है डायरेक्ट करंट, इन्वर्टर के अंदर डायरेक्ट करंट होता है, उसमें डायरेक्शन रिवर्स नहीं होती, उसमें छूटने का टाइम नहीं मिलता, तो इन्वर्टर करंट इज समवॉट मोर डेंजरस। इन्वर्टर कन्वर्ट्स AC इंटू DC, देन चार्ज द बैटरी, देन बैटरी से फिर डायरेक्ट करंट आता है, फिर उसको AC में कन्वर्ट करके घरों में दे देता है, ठीक है। कुछ समझ आई? अरे कुछ समझ आई? नहीं आई तो कोई बात नहीं, आ गई बहुत अच्छी बात है ना। अगले चैप्टर में ये इधर है ना, इधर से पढ़ा रहा हूँ। और ट्रांसफॉर्मर में कैसा करंट आता है, ऑल्टरनेटिंग करंट, मतलब एक बार ऐसे जाएगा, एक बार ऐसे जाएगा, एक बार ऐसे जाएगा, एक बार ऐसे जाएगा, मतलब जो कोर है, कोर है, कम कोर है, कोर क्या हो रही है, डीमैग्नेटाइज मैग्नेटाइज साइकिल में, अबे कोर है ना ये, कोर, कोर कम, अबे पहले करंट ऐसे गया तो मैग्नेटाइज हो गया, फिर करंट ऐसे आ रहा है तो डीमैग्नेटाइज हो गया, तो रिपीटेड साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन में जाती है किसकी, क्या जाती है, ट्रांसफॉर्मर की कोर। तो इस कोर का हिस्टेरेसिस लॉस क्या होना चाहिए, कम या ज्यादा, हाँ लॉस ज्यादा होना चाहिए, हिस्टेरेसिस लॉस। व्हाट इज हिस्टेरेसिस लॉस, एनर्जी लॉस ड्यूरिंग अ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, तो एनर्जी लॉस ज्यादा होना चाहिए, आप यूँ कह रहे हो, कम होना चाहिए ना, अरे नहीं आ रही बात समझ, बार बार क्या मतलब, बार बार मैग्नेटाइज हो रहा है, बार बार डीमैग्नेटाइज हो रहा है, उस दौरान जो एनर्जी लॉस होता है दैट इज नोन एज द हिस्टेरेसिस लॉस। तो उसमें अगर इसका हिस्टेरेसिस लॉसेस कम होगा तो ये बार बार जब मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज हो रहा है तो ये एनर्जी कम लेगा, तो कम लेगा तो हमारे लिए अच्छी बात है ना भाई। हाँ क्या मैग्नेट्स में नहीं, ट्रांसफॉर्मर स्टेप अप करने के लिए काम आता है या स्टेप डाउन करने का काम आता है वोल्टेज को, मैग्नेट्स में आने के काम में नहीं आता, पढ़ेंगे आगे अगले चैप्टर में। तो यही लिखा है, जो कोर है ट्रांसफॉर्मर की अंडरगोज रिपीटेड साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन बाय AC, मतलब ऑल्टरनेटिंग करंट, देयरफॉर दे आर मेड अप ऑफ मटेरियल हैविंग लेस हिस्टेरेसिस लॉस। इस कोर का मटेरियल ऐसा होना चाहिए जिसका हिस्टेरेसिस लॉस कम होना चाहिए, दैट इज हिस्टेरेसिस लॉस क्या बताता है, एरिया ऑफ द हिस्टेरेसिस लूप, वही तो रिप्रेजेंट करता है। हाँ तो हिस्टेरेसिस लूप कैसा होना चाहिए, नैरो होना चाहिए। अरे अरे यार क्या करते हो तुम लोग, समझ गए, नैरो, और एक है ये, तो किसका, ये 1 है ये 2 है, तो किसका हिस्टेरेसिस लॉस ज्यादा है, 2 का ज्यादा है क्योंकि उसका एरिया ज्यादा है। तो ट्रांसफार्मर की कोर है, उसका जो मटेरियल है उसका डायग्राम कैसा होना चाहिए, नैरो हिस्टेरेसिस डायग्राम होना चाहिए, नैरो मतलब पतला होना चाहिए, एरिया कम होगा तो लॉस भी कम होगा, और परमेबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए, परमेबिलिटी ज़्यादा होगी तो मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बना रखी हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन सिर्फ और सिर्फ कोर में ही ज़्यादा होंगी, परमेबिलिटी ज़्यादा होने से, सही है।
तो सॉफ्ट आयरन कोर लेते हैं, सॉफ्ट आयरन इज दी गुड फॉर द ट्रांसफॉर्मर। दैट्स ऑल, खत्म हो चुका है चैप्टर। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? रिवाइज कर रहा हूँ पूरा। तो क्वेश्चन बताओ, फिर आंसर बताओ। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, अच्छा पहला वाला CBSE 2024 में आ चुका है। बताओ CBSE 2024 ऑप्शन MCQ है भाई, देख ले, लिखा हुआ है मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी ऑफ अ डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। ऑप्शन बताओ। कितने लोग कह रहे हैं A, कितने लोग कह रहे हैं B, बाकी क्या कह रहे हैं? बाकी कुछ नहीं कह रहे। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया। बताओ दूसरा सवाल। पढ़ते नहीं है। तो जब द फॉलोइंग इज हैज इट्स परमेबिलिटी लेस देन दैट ऑफ फ्री स्पेस, ये तो पढ़ाया नहीं मैंने, आउट ऑफ सिलेबस। तुक्का नहीं मार, हाँ तुक्का मार सकते हो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। कॉपर क्यों? ये तो पढ़ाया नहीं है। कॉपर क्लोराइड लॉक कर दिया जाए। खबड़ जी, हाँ सी को। और कोई आपके पास लाइफलाइन है, आस्क द एक्सपर्ट। मैं बताया था, हाँ लाइफलाइन आपने यूज करी, आस्क द एक्सपर्ट, तो उसमें बता देते हैं। टी लग गई कौन? चलो अब अच्छा ये बताना है कि किसकी परमेबिलिटी लेस देन है, मतलब परमेबिलिटी ये बताना है किसकी लेस देन है परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस से, ये बताना है हमें। ठीक है, लेकिन हमने पढ़ा क्या है? हमने रिलेटिव परमेबिलिटी पढ़ा है। डायमैग्नेटिक की लेस देन 1 होती है, पैरामैग्नेटिक की ग्रेटर देन 1 होती है, और फेरोमैग्नेटिक की बहुत 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 ज़्यादा 1 होती है, बड़ी होती है। और रिलेटिव परमेबिलिटी क्या होता है? परमेबिलिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय परमेबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। तो म्यू इज लेस देन म्यू नॉट। तो ये क्या हो गया? ये मतलब ये कौन से मटेरियल है? दिस इज डायमैग्नेटिक मटेरियल। डायमैग्नेटिक मटेरियल की जो परमेबिलिटी है वो लेस देन होती है फ्री स्पेस से। तो अब डायमैग्नेटिक के आपको एग्जाम्पल याद होना चाहिए। कॉपर इज द राइट आंसर, कॉपर इज द राइट आंसर। कॉपर जो भी देखो, व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ द डायमैग्नेटिक? हाँ एक्टिंग बहुत जरूरी करता है, तो कुछ नहीं आता ये कह रहा। अरे सर आगे 5 मिनट है सर अभी क्लास में। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो क्या सर आ नहीं सकते? हाँ हाँ एग्जाम्पल हाँ ध्यान रखने का तरीका बता रहा हूँ। डायमैग्नेटिक मटेरियल, पहली बात तो डाया मतलब दो मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दूसरी बात जिनसे ज्वेलरी बनती है, कॉपर में, चांदी में कॉपर मिला देते हैं, कॉपर सिल्वर गोल्ड, जिनसे ज्वेलरी बनती है, दैट इज द डायमैग्नेटिक। इसे याद करने का तरीका। ठीक है चलो तीसरा बताओ ये कौन सा सब्सटेंस है? CBSE देखो 23 में आया, 23 में आया, इस टाइप के सवाल आ रहे हैं। आयरन तो बहुत ही वाहियात आंसर बताया आपने। हाँ भाई आंसर बताओ, ये कौन सा मटेरियल है? सोडियम। ये पहले बताओ, ये सोडियम मोडियम नहीं, पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है? क्यों है डायमैग्नेटिक? डायमैग्नेटिक की रिलेटिव परमेबिलिटी लेस देन 1 है। इसका मतलब वो अपने अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को पास कम करेगा, तो दिस विल बी द डायमैग्नेटिक मटेरियल। आयरन इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, वो तो बहुत ज़्यादा अंदर से करेगा पास। एल्यूमिनियम इज द पैरामैग्नेटिक मटेरियल। कॉपर इज अ डायमैग्नेटिक, अभी देखा है, तो आंसर इज कॉपर। ठीक है भाई। सोडियम इज द पैरामैग्नेटिक। सोडियम, फेरो सिर्फ 3 है, फेरो याद करने का तरीका 3 है, आयरन कोबाल्ट निकेल। ठीक है, फेरो 3 है, एक और है दैट इज आयरन ऑक्साइड है, दैट इज नोन एज Fe3O4। आयरन कोपर निकेल, आयरन कोबाल्ट निकेल, फेरोमैग्नेटिक का तरीका याद करने का। ठीक है चलो अब ये बताओ, CBSE 2023 राइट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन द डाया, कौन बता सकता है?
कौन बता सकता है डिफरेंस बिटवीन द पैरामैग्नेटिक एंड द डायमैग्नेटिक? 2 नंबर का सवाल 2023 में आ चुका है, बहुत बढ़िया। 2 डिफरेंस बताने हैं। हाथ ऊपर कर रहा है, अंगड़ाई ले रहा है कि ये कर रहा है? हाँ भाई बता बता। हाँ 2 डिफरेंस बताने, 2 नंबर का। हाँ बिल्कुल सही, एक हो गया है ना। रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ डायमैग्नेटिक लेस देन 1, पैरामैग्नेटिक ग्रेटर देन 1, बहुत बढ़िया। दूसरा क्या चीज, क्या चीज, क्या चीज उनकी, क्या चीज? Magnetic susceptibility of a diamagnetic substance is independent of the temperature, whereas the magnetic susceptibility of a paramagnetic is inversely proportional to the temperature. ठीक है, चल अगला सवाल। ये तो बता चुका हूँ, दिखा चुका हूँ मैं तुम्हें। चलो CBSE 2024 फ्री के नंबर है, याद करने 4 पेजेस, 4 नहीं 8-10 पेजेस हैं। सवाल आ गया तो फ्री के नंबर है, थ्योरी वाला क्वेश्चन है। व्हाट आर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस? बता भाई। बिल्कुल नहीं पढ़ता तू, बिल्कुल। तू बता। तू बता। व्हाट आर फेरोमैग्नेटिक? रिलेटिव परमेबिलिटी बात नहीं हो रही। व्हाट आर फेरोमैग्नेटिक? गया गया गया, टाइम गया। तू बता। स्ट्रांगली, तो पूरा कैसे डिफाइन करेगा? दीज आर द मटेरियल्स विच गेट स्ट्रांगली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एग्जाम्पल भी देना है, दैट इज आयरन, कोबाल्ट, निकेल। बहुत बढ़िया। अच्छा अब क्या है, अब क्या पूछा है? एक्सप्लेन द फेरोमैग्नेटिज्म विद द हेल्प ऑफ सुटेबल डायग्राम यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक डोमेन। तो आपको ये दिखाना है, ये पूरा दिखाना है, ये पूरा लिखना है। द एटम्स ऑफ द फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस ड्यू टू द म्यूचुअल इंटरेक्शन फॉर्म अ रीजन कॉल्ड डोमेन। ईच डोमेन में कितने होते हैं? 10⁻11 एटम्स होते हैं। ऑल द डोमेन्स आर रेंडमली ओरिएंटेड, ये रही डोमेन्स बनाए रखी हैं, randomly oriented, therefore net magnetic moment is 0. But when the ferromagnetic substance is placed in a magnetic field, then all the domains are aligned in the direction of magnetic field, and due to which the substance gets magnetized. ठीक है भाई, ये फिगर बना देना, 2 हो या काम, 3 नंबर मिल गए चकाचक। ठीक, अगला क्वेश्चन, राइट द 3 डिफरेंसेस बिटवीन द पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। गिव 1 एग्जांपल फॉर ईच। दिल्ली 2019। ठीक है, बताओ भाई, 3 बताने हैं। 1 पॉइंट हो गया, बहुत बढ़िया, 1 पॉइंट हो गया। म्यू आर का नाम पता होना चाहिए, पूरा लिखना है, रिलेटिव परमेबिलिटी। हाँ, और पहला पॉइंट हो गया ये। हाँ 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 बिल्कुल, डेफिनेशन ही हो गई, डेफिनेशन भी लिख सकते हो, बिल्कुल सही। डायमैग्नेटिक इज वीकली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मैग्नेटिक फील्ड। पैरामैग्नेटिक इज वीकली फीबली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फेरोमैग्नेटिक इज स्ट्रांगली मैग्नेटाइज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तीसरा बताओ भाई, तीसरा पॉइंट। पैरा में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगी। दूसरा में ससेप्टेबिलिटी है, एक डिफरेंट लॉ को फॉलो करती है, दैट इज टी अपॉन, ये लॉ को फॉलो करती है। होता तो इन्वर्सली है, लेकिन इस पॉइंट को ना लिखो क्योंकि सेकंड और थर्ड सेम ही हो गया। ठीक है, तो कौन सा लिख सकते हो? हाँ, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और कौन सा लिख सकते हो? आस्क द एक्सपर्ट। एक वो भी बताया था रॉड वाला, रॉड अगर मैग्नेटिक, डायमैग्नेट, परपेंडिकुलर और पैरेलल और पैरेलल। ठीक है, और एक और बताया था डायमैग्नेटिक लिक्विड कहाँ से कहाँ जाएगा? रिपेल करेगा, रिपेल करेगा तो कहाँ से कहाँ जाएगा? स्ट्रॉन्ग से वीक जाएगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक की तरफ जाएगा। तो लिख सकते हो आप, कॉपी में करा दिया।
एग्जाम्पल भी बता सकते हो आप तीनों के, ठीक है। अच्छा ये वाला बताइए, ये वाला क्वेश्चन देखेंगे एक बार। हाँ भाई निखिल तू बता भाई इस क्वेश्चन का आंसर। ससेप्टेबिलिटी बता भाई। हाँ ऐसे बोल दे, तुक्का नहीं मार, एनालाइज करके बोलना। सब लोग एनालाइज करेंगे, कर लिया, ठीक है, वेरी गुड। विशेष तूने कर लिया। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी दे रखी है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी दे रखी है बड़ी उल्टी सीधी 0.9853। मटेरियल बताना है कौन सा मटेरियल है ये। डायमैग्नेटिक की ससेप्टेबिलिटी क्या होती है, ससेप्टेबिलिटी क्या होती है, नेगेटिव एंड स्मॉल। पैरामैग्नेटिक की ससेप्टेबिलिटी क्या होती है, पॉजिटिव एंड। फेरोमैग्नेटिक की क्या होती है, पॉजिटिव एंड हाई। तो कौन सा है ये, पॉजिटिव है और स्मॉल है, तो कौन सा हो गया ये, पैरामैग्नेटिक हो गया। आपको ये बताना है ड्रॉ द मॉडिफिकेशन में। हाँ तो आपको ये वाला डायग्राम बनाना है जो अभी इसमें पैरामैग्नेटिक है ना। हाँ तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो कैसा डायग्राम बनेगा। अरे मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जाएंगी ना इसके अंदर से, तो ये डायग्राम बनाना है और ये बताना है कौन सा है। ठीक ठीक है, ये आंसर ये रहा आंसर। ससेप्टेबिलिटी बड़ी है 1 से स्मॉल है तो पैरामैग्नेटिक हो गया। रिलेटिव परमेबिलिटी इनकी ग्रेटर देन 1 होती है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उसके अंदर से थोड़ी सी ज़्यादा पास होंगी, तो ये डायग्राम बनाना है। थोड़ा सा तरीके से एक्सपैंड करके बनाना, 3 नंबर का सवाल है, ठीक है। थोड़ा सा लिख के एक्सपैंड, 3 नंबर के साथ लिखना तो चाहिए, डेफिनेशन भी लिख देना पैरामैग्नेटिक की। गॉट इट। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनानी है आपको। ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, किसके लिए, करंट कैरिंग सोलेनॉइड व्हेन द रॉड इज मेड अप ऑफ, पहले रॉड कॉपर की है, दूसरे में रॉड एल्यूमिनियम की है, तीसरे में आयरन की है। बना लोगे। कॉपर कैसा है, अभी बताया था जितने भी ज्वेलरी मेकिंग सब्सटेंस होते हैं वो डायमैग्नेटिक होते हैं। कॉपर इज अ डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक क्या होता है, रिलेटिव परमेबिलिटी लेस देन 1, तो उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम निकलेंगी, तो दिस विल बी फॉर दी कॉपर। एल्यूमिनियम इज दी डायमैग्नेटिक, तो इसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे निकलेंगी। और आयरन इज अगेन दी फेरोमैग्नेटिक, उसके अंदर से और ज़्यादा निकलेंगे। गॉट इट। ये तीनों डायग्राम बना लेना। खत्म हो गया चैप्टर। अगली क्लास में स्टार्ट करेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।